हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइव टेस्टिंग क्विज प्लस अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें इसे देख सकते हैं। पर यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं। पिछले 15 से 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं और मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस की क्लास लेता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से इंडिया के बेहतरीन टीचर जुड़े हुए हैं, जैसे रोमन सैनी, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार इत्यादि। वस्तुतः इन टीचर का अनुभव या सहयोग आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके कोर्स की बात करें, इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की हम बात करें। कोर्सेज की बात करें, दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, इधर निश्चय रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां भी 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। वस्तु प्लस आइकॉनिक में यह अंतर है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज, आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध है, जो प्लस में नहीं है। ऑप्शनल कोर्स की बात की जाए, जो भी ऑप्शनल कोर्स यूपीएससी में है वो सब कुछ इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी अधिकांश जो क्लासेज है वो मेंस के लिए चल रही है और मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं और मैं दावा करता हूं कि आपको लिखना सिखा दूंगा मैं, पर आपको मुझे फॉलो करना होगा। बेशक आपको 1 महीने 2 महीने दिक्कत होगी, पर लगातार यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और ये देखो मैं प्रश्न को कैसे ब्रेक करता हूं और उन्हें इंटरलिंक कैसे करता हूं, यदि आप लगातार इसे फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। इसलिए ये देखो आप कि एक प्रश्न को कैसे उठा रहा हूं मैं और कैसे इंटरलिंक कर रहा हूं मैं। हम लोग पिछली क्लास में आतंकवाद की बात किए थे और यह बात हुई थी कि आतंकवाद के वित्त के स्रोत क्या है। पहले यह बात हुई थी कि आतंकवाद को आज तक परिभाषित नहीं किया गया। परिभाषित किया जाएगा तो क्या परिणाम होगा, कितने तरह के आतंकवाद होते हैं, आतंकवाद के रूप की बात करें हम लोग, फिर आतंकवाद को प्रमोट करने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे थे आतंकवाद के वित्त के स्रोत क्या है, इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो आतंकवाद पनप रहा है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हम बात करेंगे सीधे टॉपिक पर। जब हम आतंकवाद की बात करेंगे, एक बात ध्यान देने इस बात को चीज कि आतंकवाद को समाप्त करने की रणनीति क्या होनी चाहिए और सरकार क्या क्या कर रही है, क्या सरकार की योजना सफल है या फिर असफल है। फिर हम यह बात करेंगे कश्मीर में जितने भी आतंकी संगठन सक्रिय हैं उनका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आतंकी संगठनों के नाम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पर अभी हम लोग ये चर्चा करेंगे आतंकवाद को
समाप्त करने की रणनीति। सोचो जरा आप, हम सबसे बड़ी बात करें हमेशा ध्यान दो इस बात को, आतंकवाद को समाप्त करने की हमेशा ध्यान देना, ये जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने की रणनीति क्या है? हम आतंकवाद को कैसे समाप्त करेंगे? हमारी योजना क्या होनी चाहिए? हमेशा ध्यान देना इस बात को। यदि आतंकवाद को समाप्त करने की रणनीति की बात करें तो सबसे पहले जो रणनीति है कि किन किन स्तरों पर काम करना होगा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। सोचो आप, सबसे पहले बात करें हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे सामरिक स्तर पर क्या काम करना होगा। सामरिक स्तर की बात करें, सबसे पहले आतंकियों का सफाया। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, मतलब आतंकियों को समाप्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी होगी, पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, जितने भी आतंकी कैंप हैं उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल हम स्ट्राइक की बात करें, सामरिक स्तर पर दो काम करना होगा। नंबर 1 आतंकियों का सफाया, नंबर 2 आतंकी के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। हम दूसरी चीज बात करें, कूटनीतिक स्तर पर क्या करना होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आतंकी संगठनों को समर्थन देने वाले नैतिक समर्थन देने वाले देशों का वैश्विक बहिष्कार। आतंकी संगठनों का नैतिक समर्थन देने वाले देशों को अलग थलग करना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे मैंने क्या कहा कि कूटनीतिक स्तर पर भारत को क्या काम करना होगा। जो देश आतंकी संगठनों को नैतिक समर्थन देते हैं उन देशों को विश्व से अलग कर दिया जाए, अर्थात उन देशों को आतंकी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तथा यह कहा जाए उस देश के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की जाए। अब सोचो आप, यदि आतंकी संगठनों को नैतिक समर्थन
देने वाले देशों को यदि अलग थलग कर दिया गया तो इसका परिणाम क्या होगा? सोचो आप, यदि आपने अलग थलग किया तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, इसका परिणाम क्या होगा? वह देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। आर्थिक रूप से ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, यदि जो आतंकी संगठनों को नैतिक समर्थन देने वाले देश, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय है उन्हें पाकिस्तान नैतिक समर्थन देता है, राजनीतिक समर्थन देता है। यदि कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना है तो भारत को क्या करना होगा? पाकिस्तान को विश्व से अलग थलग करना होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि वो अलग थलग हुआ तो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। यदि आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद कर दे। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाकर आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रेरित करना, यह अनुमति लेना। पड़ोसी देशों से आर्थिक संबंध को मजबूत बनाकर उन देशों में आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति लेना। में आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति लेना। स्ट्राइक लेना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत ने क्या किया कि भूटान में उल्फा का जो आतंकी कैंप चल रहा था, भारत ने भूटान से संबंध सुधार करके उन आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति ली और सर्जिकल स्ट्राइक किया भी। म्यांमार की बात करें, नागालैंड के जितने भी आतंकी संगठन सक्रिय हैं, भारत सरकार ने क्या किया? म्यांमार के साथ मिलकर उन आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया। परिणाम यह हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि सामरिक स्तर पर या सैन्य स्तर पर यह होना चाहिए, आतंकियों का सफाया करो और आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करो, ताकि आतंकियों को ट्रेनिंग न दी जा सके। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए? आतंकी संगठनों को नैतिक समर्थन देने वाले देशों को अलग थलग करना। नंबर 2, पड़ोसी देशों से आर्थिक संबंध को मजबूत बनाकर उन देशों में आतंकी कैंप के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति लेना, यह होना चाहिए। हम तीसरी चीज बात करें, यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, सामरिक स्तर पर कूटनीतिक स्तर पर काम होनी चाहिए। अच्छा,
हाँ, कूटनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए? कूटनीतिक स्तर पर कि सक्रिय आतंकियों को यूएनओ के मंच पर वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए। सक्रिय आतंकियों को यूएनओ के मंच पर वैश्विक आतंकी घोषित करना। वैश्विक आतंकी अब एक चीज सोचो आप, जैसे पाकिस्तान में जितने भी आतंकी सक्रिय हैं, भारत सरकार की लगातार कोशिश थी कि यूएनओ के मंच पर उन्हें वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया जाए। और अगली चीज देखा जाए, आतंकी संगठन पर वैश्विक प्रतिबंध। वैश्विक प्रतिबंध लागू करवाना। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि आतंकी संगठन में वैश्विक प्रतिबंध लागू हो गया तो उन आतंकी संगठनों को जो मुद्रा की आपूर्ति होती है वो बंद हो जाएगी। सिंपल चीज है, यदि आतंकी संगठन पर वैश्विक प्रतिबंध लागू हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, हमेशा उस आतंकी संगठन के सभी बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे, बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। आतंकी संगठन के बैंक खाते दूसरी चीज, आतंकी संगठन की जो संपत्ति है वो सील कर दी जाएगी। आतंकी के संपत्ति पर नियंत्रण। हमेशा तीसरा यह होगा कि फंडिंग पर पूर्णतः रोक। अब ध्यान से सुनो इस बात को, सिंपल चीज है कि यदि भारत ने उन आतंकी संगठनों पर वैश्विक प्रतिबंध लागू करवाने में सफल रहा तो उन आतंकी संगठनों की फंडिंग रोक दी जाती है, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पर कंट्रोल सरकार का होता है या सीज कर दी जाती है। और तीसरी चीज, उनके बैंक जो अकाउंट है वो सीज कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। परिणाम क्या होगा? वो आतंकी संगठन आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। जब आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो नए आतंकियों की भर्ती कठिन हो जाएगी, हथियारों की आपूर्ति कठिन हो जाएगी। परिणाम तक क्या होगा? आतंकवाद कमजोर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में जितने भी आतंकी संगठन हैं, यदि उन्हें वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया तो उनके जो वित्त का स्रोत है वो बंद हो जाएगा, उनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। परिणाम यह होगा कि आर्थिक रूप से वो सारे संगठन कमजोर हो जाएंगे, कश्मीर में नई आतंकियों की भर्ती कठिन हो जाएगी।
अंततः कश्मीर में आतंकवाद कमजोर होगा, और जब आतंकवाद कमजोर होगा तो देश की एकता और अखंडता का निरंतर विकास होगा। इसलिए कहा जाता है सामरिक स्तर पर इन प्रयासों की वकालत की जाती है, हमेशा कूटनीतिक स्तर पर यह काम होने चाहिए। हम तीसरी चीज बात करें, राजनीतिक स्तर पर क्या काम होना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर क्या काम होना चाहिए। यदि हम राजनीतिक स्तर की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, राजनीतिक स्तर पर अलगाववादी संगठन से निरंतर वार्ता, अलगाववादी संगठन से निरंतर वार्ता। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठन हो, चाहे कश्मीर के अलगाववादी संगठन हो, केंद्रीय स्तर को क्या करना चाहिए, उन अलगाववादी संगठनों से निरंतर वार्ता करनी चाहिए। इस वार्ता से क्या होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, एक अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार उनकी बातों को महत्व दे रही है। परिणाम क्या होगा, को अलगाववादी संगठनों को आम जनता का जो नैतिक समर्थन मिल रहा है वो बंद हो सकता है। पहली चीज। हम दूसरी चीज क्या करें, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन। लोकतांत्रिक ये राजनीतिक स्तर पर जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करेंगे तो स्वाभाविक है लोगों का विश्वास बढ़ेगा तंत्र में, कि जब लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करेंगे परिणाम क्या होगा, तंत्र में स्थानीय लोगों की हम बात करें सहभागिता, हम सहभागिता की बात करें, सहभागिता में वृद्धि होगी, तंत्र में स्थानीय लोगों की सहभागिता में वृद्धि होगी। इसका परिणाम क्या होगा, तंत्र के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी, और जब तंत्र के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है आतंकियों को नैतिक समर्थन मिलना बंद। परिणाम तक आतंकियों को नैतिक हमेशा ध्यान दो, और जब नैतिक समर्थन मिलना बंद तो आतंकवाद कमजोर होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे, राजनीतिक स्तर पर अलगाववादी संगठन से निरंतर वार्ता करो, आप लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करो। जब लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करोगे तो तंत्र में स्थानीय लोगों की सहभागिता में वृद्धि होगी, तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः आतंकियों को जनता का नैतिक समर्थन मिलना बंद हो जाएगा,
अंततः आतंकवाद क्या होगा, कमजोर होगा। तीसरी तरफ हम बात करें पंचायतों को मजबूत करना। हमेशा ध्यान दो, जब आप पंचायतों को मजबूत करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि स्थानीय समस्या के अनुरूप नीति निर्माण प्रबल। परिणामतः स्थानीय समस्या के अनुरूप नीति हम निर्माण पर बल की बात करेंगे। स्थानीय समस्या के अनुरूप नीति निर्माण पर बल। यदि ऐसा हुआ तो स्वाभाविक है पंचायती स्तर पर आक्रोश कम होगा। परिणामतः पंचायती स्तर पर और जब पंचायती स्तर पर आक्रोश कम होगा तो लोग व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे, और जब व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे तो आतंकवाद लगातार कमजोर होगा। वस्तुतः जो आतंकी संगठन है जनता के आक्रोश का ही फायदा उठाते हैं कि जब जनता के अंदर आक्रोश पैदा होता है या व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष पैदा होता है तो आतंकी संगठन उस असंतोष को बढ़ाते हैं। वो असंतोष कालांतर में आक्रोश में जन्म लेता है। आक्रोश जाकर के हिंसक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। परिणामतः ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। आतंकी संगठन उसी का फायदा उठाते हैं, उस आक्रोश को, हिंसा को एक दिशा दे देते हैं, जिससे आतंकी संगठन में नए आतंकियों की भर्ती आसान हो जाती है। परिणाम यह होता है कि आतंकवाद का निरंतर विस्तार होने लगता है। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया गया, पंचायतों को मजबूत किया जाए, तो नीति निर्माण में पंचायतों की भूमिका क्या होगी? बढ़ेगी। और जब नीति निर्माण में पंचायतों की भूमिका बढ़ेगी तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब नीति निर्माण में हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब नीति निर्माण में पंचायतों की भूमिका बढ़ेगी तो उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो अपेक्षाएं वो पूरी होगी। इसका यह परिणाम होगा कि आतंकियों को नैतिक समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। अंततः जो आतंकवाद है वो कमजोर हो जाएगा। अगली चीज देखा जाए, निष्पक्ष चुनाव का संचालन। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब चुनाव को निष्पक्ष बनाओगे तो स्वाभाविक है चुनावी परिणाम के प्रति विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि चुनावी परिणाम के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब चुनावी परिणाम के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी तो तंत्र में लोगों की सहभागिता क्या होगी? बढ़ेगी। तंत्र में
लोगों की सहभागिता में वृद्धि होगी। और जब सहभागिता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है आतंकवाद निरंतर कमजोर होता जाएगा। हम लोगों ने 3 बातें की। कूटनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए, सामरिक स्तर पर क्या होना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए। यदि हम प्रशासनिक स्तर की बात करें, नंबर 4, यदि प्रशासनिक स्तर की बात करें तो हमेशा ध्यान दो गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। गवर्नेंस को प्रोत्साहन। जब गवर्नेंस को प्रमोट करोगे तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी आएगी। परिणामतः प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक हमेशा ध्यान दो इस बात को, गवर्नेंस को प्रोत्साहन तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो स्वाभाविक है 2 काम होगा, संसाधनों का उपयोग दूसरे यह होगा नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। नीतियों का क्रियान्वयन। प्रॉब्लम यही है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हो ही नहीं पाता। इसका यह परिणाम होता है, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन न होने का परिणाम यह होता है कि सामाजिक न्याय बाधित। सोचो, सामाजिक न्याय बाधित, इन दोनों का परिणाम क्या होगा। सामाजिक न्याय, और जब सामाजिक न्याय की बात की जाएगी तो व्यवस्था के प्रति विश्वास, हम विश्वास की बात करेंगे। दूसरी चीज देखो आप, प्रशासन और जनता के बीच अंतरक्रिया। प्रशासन एवं बीच अंतरक्रिया। सिंपल चीजें बात करें, यह प्रशासन है और यह जनता है। शायद मैं पिछली क्लास में सारी बातें बता चुका हूं। इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। जब दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो जनता हर एक बात प्रशासन से कहेगी। प्रशासन के प्रति जनता के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होगी और प्रशासन भी जनता को बुद्धिमान हो सकता है। लगातार इंटरेक्शन से क्या होगा, प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील हो जाए, और जब संवेदनशील होगा तो स्वाभाविक है सहानुभूति, समानुभूति की भावना, पीपुल फर्स्ट की भावना पैदा होगी। जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा, और जब जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा तो आंतरिक सुरक्षा लगातार क्या होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। तीसरी चीज बात करें हम लोग, प्रशासनिक मूल्यों को प्रोत्साहन।
अब हमेशा ध्यान दो, इन प्रशासनिक मूल्यों की यदि बात करें तो सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, का प्रसार किया जाए। अब सोचो जरा, यदि प्रशासन में इन मूल्यों का समावेश होगा तो प्रशासक सत्यनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, संवेदनशील होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेह होगा। करप्शन समाप्त हो जाएगा, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, पीपुल फर्स्ट की भावना होगी, वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग का कल्याण होगा। स्वाभाविक है, इसका यह परिणाम होगा कि प्रशासन के प्रति जो असंतोष है वो समाप्त हो जाएगा, लोग ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज, हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, हम कार्यक्रम की बात करें, जब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा तो गरीबी समाप्त होगी, और जब गरीबी समाप्त होगी तो लोग व्यवस्था को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना होगा, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास। इससे क्या होगा, इसका यह फायदा होगा पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, यदि पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होगी तो औद्योगिकरण होगा, यदि औद्योगिकरण हुआ तो स्वाभाविक है
रोजगार का सृजन। यदि रोजगार का सृजन हुआ तो गरीबी में कमी आएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास, इससे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होगी, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और गरीबी में कमी आएगी। हम तीसरी चीज बात करें, जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन। योजना का हम संचालन की बात करें, जब जन कल्याणकारी योजना का संचालन होगा तो स्वाभाविक है लोगों का कल्याण होगा। जब लोगों का कल्याण होगा तो लोग क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। हमेशा हम छठी चीज बात करें, पुलिस स्तर पर क्या करना होगा? दो काम, पुलिस को प्रशिक्षण, दूसरी चीज पुलिस को आधुनिक अस्त्र देना, आधुनिक हथियार की सप्लाई, हम तीसरी चीज बात करें, पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाना। और पांचवी चीज पुलिस सुधार। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, आखिर आतंकियों का सामना करता कौन है? पुलिस। कई बार जनता पुलिस प्रशासन से नाराज होती है या आक्रोशित होती है। परिणामतः क्या होता है कि पुलिस के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार जनता को प्रशासन के विरोध में खड़ा कर देता है, और जब जनता प्रशासन के विरोध में खड़ी हो जाती है तो स्वाभाविक है आतंकवाद की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है, क्योंकि यह आक्रोश धीरे धीरे क्या होगा? हिंसा का रूप लेने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि इतनी ज्यादा हिंसा इतना व्यापक रूप धारण कर लेता है कि आतंकवाद का प्रसार बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यह कहा जाता है पुलिस स्तर पर काम करना होगा, पुलिस को प्रशिक्षण, पुलिस को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति, पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाना। अब पुलिस रिफॉर्म की बात करें, सोचो आप, आतंकियों के पास AK-47 राइफल है, अब पुलिस के पास आज भी वही परंपरागत हथियार। तो क्या हमारी पुलिस आतंकियों का सामना कर सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आतंक प्रभावित क्षेत्रों में हम सेना को लगाते हैं, क्योंकि सेना के पास आधुनिक हथियार है, वैसे हथियार हैं जो आतंकियों के पास है, पर पुलिस के पास नहीं है। इसलिए पुलिस आतंकियों का सामना नहीं कर पाती, जबकि सेना आतंकियों का सामना करती है, क्योंकि आतंकियों के पास प्रशिक्षण है, बेहतरीन प्रशिक्षण। सेना के पास बेहतरीन प्रशिक्षण है, और सेना का जो प्रशिक्षण स्तर है आतंकियों के ट्रेनिंग लेवल से ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज, हमारी सेना के पास आधुनिक हथियार हैं, वो हथियार हैं जो आतंकियों के पास उपलब्ध हथियारों के या तो बराबर है या उससे ज्यादा पावरफुल है।
पर हमारी पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है। इससे यह कहा जाता है कि पुलिस स्तर पर काम करना होगा। पुलिस को प्रशिक्षण, पुलिस को आधुनिक हथियारों के प्रति, पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाना। अगली चीज, पुलिस रिफॉर्म की बात करनी होगी। अब सोचो आप, साथ साथ यदि हम सातवीं की बात करें, हम लोग संस्थागत स्तर पर क्या करना होगा। संस्थागत स्तर पर क्या करना होगा? सूचना केंद्र को मजबूत करना होगा और खुफिया एजेंसी को मजबूत। खुफिया एजेंसी को पहली बात, ध्यान दे इस बात को। दूसरी चीज क्या होगा? जितनी भी खुफिया विभाग है उनके बीच बेहतरीन समन्वय। के बीच हम बेहतरीन समन्वय की बात करें। फॉर एग्जाम्पल NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन हम एजेंसी की बात करें हमेशा। और कानूनी स्तर पर क्या काम करना होगा? कठोर कानून का निर्माण, आतंक के विरुद्ध कठोर कानून का निर्माण, पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें कि जितने भी आतंकी संगठन है हमेशा आतंकियों के विरुद्ध चल रहे केस की त्वरित सुनवाई। केस की तीव्र सुनवाई। मतलब 8 स्तर पर काम करना होगा आतंकवाद से निपटने के लिए। पहली चीज सामरिक, दूसरी कूटनीतिक, तीसरी राजनीतिक, चौथी बात प्रशासनिक, पांचवी चीज आपको बात करें आर्थिक स्तर पे काम करना होगा। छठी चीज आपका संस्थागत स्तर पे, अगली चीज कानूनी स्तर पे काम करना होगा और अगली बात पुलिस स्तर पर काम करना होगा। इन जब 8 स्तरों पे यह कदम उठाया जाएगा तो आतंकवाद को कमजोर करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बेहतरीन तरीके से काम नहीं होगा तब तक आतंकवाद कमजोर नहीं होगा। सामरिक स्तर पर हम आतंकवाद को कमजोर कर सकते हैं किंतु आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। अतः यदि यह कहा जाए आतंकवाद को समाप्त करना है तो एक तरफ आर्थिक स्तर पर काम करना होगा और दूसरी तरफ सामरिक स्तर पर काम करना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पुनः एक बात रिपीट करना चाहता हूं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमेशा आगे जब हम क्लास लेंगे तो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे चलेगा। फिर बात करना चाहता हूं, यदि आप
अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन परचेस करती हैं तो निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।